आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल एस्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ते एम्प्लॉयमेंट से घरों की डिमांड भी बढ़ी है। हालांकि हाउसिंग सेक्टर ने हमेशा से ही फ्लक्चुएशंस देखी हैं और आगे भी देखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर की फंक्शनिंग कई मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि इस सेक्टर में सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्राइसेस को सेट करते हैं। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट के कंट्रोल के बाहर होते हैं। बेसिकली ये या तो इकोनॉमिक या गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटरी लेवल पर काम करते हैं। वैसे तो इन फैक्टर्स से किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर इमीडिएटली कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी इनसे घरों की सप्लाई और डिमांड पर बहुत फर्क पड़ता है। इनमें से सबसे पहला फैक्टर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी का मतलब है एक कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। जीडीपी और हाउसिंग सेक्टर इंटरलिंक्ड है। अगर हाउसिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है और ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, जिसका मतलब है कि जीडीपी भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जब जीडीपी बढ़ रही होती है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन बेटर हो रहा है, कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है और वे ज्यादा लोगों को हायर कर रही है, जिसका मतलब ये है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी और जिससे फाइनली रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर जीडीपी लो है या फिर जीडीपी गिर रही है तो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा और प्रोडक्शन का लॉस होगा, जिसकी वजह से फाइनली रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी और स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर में। सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के कम या ज्यादा होने से रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि और ज्यादा घरों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के बाद लोग एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट करेंगे और उन्हें वहां पर रहने के लिए घर चाहिए होंगे। अगर तुम टियर 1 टियर 2 सिटीज की तरफ देखोगे जहां पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वहां पर रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होगी, स्पेशली हाउसिंग सेक्टर में, फिर चाहे किसी को घर रेंट पर लेना हो या फिर घर खरीदना हो। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को कई तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है मतलब बेसिकली एक कंट्री में रोजगार बढ़ता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने सिटी या फिर अपने टाउन से मूव करके उस सिटी में जाते हैं जहां पर उन्हें जॉब मिली है, जिसकी वजह से उस सिटी में घरों की डिमांड और बढ़ जाती है। अगर किसी को घर रेंट पर भी चाहिए तब भी किसी ना किसी को तो कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का मतलब है कि पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ेगी। पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि अब लोग ज्यादा चीजों को अफोर्ड कर पाएंगे, जिससे कि घरों की और कमर्शियल स्पेसेस की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अफोर्डेबिलिटी बढ़ने की वजह से लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। हालांकि ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने की वजह से सिर्फ शहरों में ही अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, रूरल एरियाज में काफी लंबे टाइम से कुछ खास फर्क नहीं आया है। अगर किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की इकोनॉमी भी बूम कर रही है। पर अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट से ही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिसाइड होती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है कि जो तुम लोन लोगे, जो तुम होम लोन लेने वाले हो, उसकी कॉस्ट तुम्हें क्या पड़ने वाली है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो तुम्हें लोन महंगा पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो तुम्हें लोन सस्ता पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो घरों की डिमांड और बढ़ जाती है, जिससे घरों के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो तुम्हारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर तुम्हें कम रिटर्न मिलेगा। सेकेंडली अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को इसे करेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो तुम घर लेने वाले हो वो तुम्हें और महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक मार्केट। जब स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा होता है या फिर बुलिश होता है तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। और जब स्टॉक मार्केट
मार्केट अच्छा कर रहा होता है तब बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से होम लोन की डिमांड और बढ़ती है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। और जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा होता तो इसका डायरेक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रेगुलेशंस और इनिशिएटिव्स से काफी हद तक बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, होम लोन्स पर इंटरेस्ट रेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड फंडिंग एक्सेट्रा पर बहुत फर्क पड़ता है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे कि इस सेक्टर में होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंटली हो सके और इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से ग्रो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट काफी हद तक प्राइवेट इक्विटी पर डिपेंड करते हैं। प्राइवेट इक्विटी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फंडिंग का और इन्वेस्टमेंट का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर एफडीआई थोड़ा बहुत भी कम या ज्यादा होता है तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर पर डायरेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में एफडीआई को बूस्ट करने के लिए एक डायरेक्ट रूट के थ्रू 100% एफडीआई अलाउ कर दिया था रियल एस्टेट सेक्टर में। एफडीआई बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और सीरियसनेस बढ़ जाती है और इस सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज रेट। नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी हद तक रियल एस्टेट की फंडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर में। जब डॉलर के अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज में रुपए गिरता है तो उससे इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी नीचे आने लगते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है और इससे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और एक बहुत ही बड़े कैपिटल का इन्फ्यूजन होता है, जिससे ये सेक्टर तेजी से ग्रो करने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।